गाइस, आज हमने बात करनी विटामिन ई के ऊपर। ये वो विटामिन है जिसके ऊपर सबसे कम रिसर्च की गई है, जिसकी वजह ये है कि इसके साथ एसोसिएटेड कोई डिजीज़ नहीं है। विटामिन सी के साथ स्कर्वी एसोसिएटेड है, विटामिन ए की नाइट ब्लाइंडनेस है, बच्चे बच्चे को पता है, विटामिन डी की रिकेट्स है और ये फ़लाँ डिजीज़ है, लेकिन इसकी इस तरह कोई डिजीज़ नहीं है जिसका हम नाम ले सकें, कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर इसके साथ एसोसिएटेड हो। इस पर रिसर्च भी फिर इतनी ज़्यादा नहीं की गई। और वैसे इतना ज़रूर पता है कि इसका अगर ये इसकी डेफिशिएंसी होगी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो सही तरह परफॉर्म नहीं होगा। इसको इसी बेसिस पे एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर कहा गया था, क्योंकि स्टेरिलिटी को प्रिवेंट करता है। फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा गया है कि फर्टिलिटी को प्रमोट करेगा। तो इसके बारे में इतनी ज़रूर नॉलेज थी, लेकिन फिर भी इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, विटामिन इन अ सर्च ऑफ डिजीज़। ये अपने लिए एक डिज़ीज़ को सर्च कर रहा है कि मतलब कौन सी डिज़ीज़ जो है वो मेरे साथ एसोसिएटेड हो। तो इस बेचारे के साथ अभी तक कोई डिज़ीज़ एसोसिएटेड नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसकी केमिस्ट्री के ऊपर। 1936 के अंदर एच.एम. इवांस और उसके कुछ साथियों ने इस विटामिन को सबसे पहले आइसोलेट किया और इसकी विटामिन एक्टिविटी को चेक किया, क्योंकि फर्टिलिटी फैक्टर के तौर पर सामने आया और इसके केमिकली इसका नाम रखा गया टोकोफिरोल। इस पर थोड़ी बात करते हैं। टोकोफिरोल ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें टोको का मतलब चाइल्ड बर्थ, फीर का मतलब टू हैव, ओल का मतलब अल्कोहल ग्रुप है। तो ये एक मतलब इसको चाइल्ड बर्थ अल्कोहल भी कहा जाता है। ये एक रिप्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड अल्कोहल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लिपिड सॉल्युबल है, यानी कि ये फैट सॉल्युबल कंपाउंड है। तो इसका स्ट्रक्चर में अब ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो वो सारों के अंदर आइसोपरीन यूनिट्स होते हैं। वो टर्पीन से बिलोंग करते हैं, टर्पेनॉइड क्लास है लिपिड की, उससे बिलोंग करते हैं वो। तो ये भी ज़ाहिर बात है, उन्हीं से बिलोंग करना है। इस पर जब मज़ीद रिसर्च हुई तो फिर हमारे सामने आया कि 8 इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो विटामिन ई वाली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, स्टेरिलिटी को कम करते हैं। तो इस तरह के 8 कंपाउंड सामने आए। तो उनमें से अब टोकोफिरोल्स के नाम से 4 जो थे वो टोकोफिरोल्स के कैटेगरी में डाले गए और टोकोट्राइइनोल के नाम से 4 आ गए। तो इनको कहा गया वाइटामर्स। ये सब वाइटामर्स हैं। वाइटामर्स का मतलब है इनकी सबकी एक्टिविटी विटामिन ई एक्टिविटी है, इन 8 के 8 कंपाउंड्स की। अब टोकोफिरोल्स में ये था कि ये चाइल्ड बर्थ रिलेटेड अल्कोहल है, ठीक है। तो इसमें जो आइसोपरीन साइड चेन है ना, उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन जो टोकोट्राइइनोल्स है ना, इनोल से आपको नाम से पता चला है, इन मतलब इसमें डबल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड अल्कोहल के साथ डबल बॉन्ड भी ऐड हुआ होगा। तो फ़र्क ये इतना ही है कि टोकोफिरोल में सिंगल बॉन्ड है और उसमें अल्कोहल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड भी ऐड हुआ होगा टोकोट्राइइनोल्स के अंदर। नेक्स्ट थोड़ा सा आ जाता है इसका केमिकल स्ट्रक्चर। अब इसके केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग है और एक पायरान रिंग है, दोनों आपस में लिंक्ड हुए हैं। इन दोनों को मिला के क्रोमेन कहते हैं। क्रोमेन रिंग या टोकोल रिंग भी कहते हैं इसको। इसकी जो बेंजीन और पायरान मिले हैं आपस में, और इस टोकोल का नाम होता है 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन। अब मैं इसमें ये बताना है कि बेंजीन और पायरान जब मिलते हैं तो उसको क्रोमेन इसको कहते हैं, और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके आके लग जाता है बेंजीन के साथ तो फिर उसको हम कहते हैं टोकोल रिंग कह सकते हैं। 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन का नाम टोकोल रिंग है। और ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है, इसकी वजह से विटामिन ई के अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ये यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। ये ऑक्सीडाइज होने से रोकता है दूसरी चीज़ों को। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन दूसरी चीज़ को नहीं होने देगा। ये अपने इस H ग्रुप को हटा देता है यहाँ से और खाली O यहाँ पर रह जाता है। ये यूँ करके हटाएगा, कुछ ऐसे करके ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, H चला जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड O है ना, ये कीटोन ग्रुप है, इसको क्विनोन कहते हैं। जब बेंजीन के साथ ये कीटोन ये ग्रुप आता है तो इसको क्विनोन कहते हैं, क्विनोन। ठीक है, तो ये क्विनोन बना, क्विनोन ऑक्सीडाइज होके ये वो बनाया है इसने, क्विनोन बनाया है। और ये जो H डोनेट ये करेगा, वो H आगे जाके उसने किसी को रिड्यूस करना है, जिसके भी पास गया उसे रिड्यूस करेगा। तो ये इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होती है। फिर हमने जो बात करनी है, पायरान के साथ आगे लगे हुए होते हैं 3 आइसोप्रीन यूनिट्स। अब इन आइसोप्रीन यूनिट ये इसके मेन जो इसको लिपिड सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल बनाते हैं तीनों। अब ये बन जाता है एक तरह से, आइसोप्रीन यूनिट्स हैं, ट्राई टर्पिनॉइड कहते हैं इसको, ठीक है, ये वो बन जाएगा। 3 आइसोप्रीन यूनिट है। और जो अब इसमें हमने ऊपर बात की थी टोकोफिरोल्स की, टोकोफिरोल्स में आइसोप्रीन इसी तरह से होंगे और टोकोट्राइनोल्स के अंदर ये डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पर इस आइसोप्रीन ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएंगे, तो ये उनमें फ़र्क है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आ जाती है इसकी एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब किस तरह होता है, ये फैट्स के साथ एब्जॉर्ब होगा बिल्कुल इसी तरह बाइल साल्ट्स के थ्रू,
जैसे फ़ैट एब्ज़ॉर्ब होता है, बिकॉज़ इट इज़ अ फ़ैट, ये एक लिपिड है। लिपिड से टर्पीनॉइड से बिलॉन्ग करता है, टर्पीन फैमिली से, तो ये एक लिपिड है। तो ये बाइल साल्ट्स की हेल्प के से एब्ज़ॉर्ब होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, जीआईटी से। एक लिपिड सॉल्युबल विटामिन है, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं जाके एडिपोज टिश्यू के अंदर। तो ये जो है इनको, इनकी टॉक्सिसिटी इस लिहाज से ज़्यादा होती है कि ये स्टोर हो जाते हैं, इनको एक्सक्रीट आउट करना बड़ा मुश्किल है। इनकी एक्सक्रीशन नहीं होती उस तरह किडनी से, जिस तरह वाटर सॉल्युबल वालों की होती है, इस तरह नहीं हो सकती इसकी एक्सक्रीशन। ब्लड प्लाज्मा में भी इसकी अमाउंट बहुत कम होती है, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम होगी, क्योंकि ज़्यादातर ये एडिपोज टिश्यू वगैरह में स्टोर हो जाता है जाके, तो प्लाज्मा में तो इतना मौजूद होगा ही नहीं। रिकमेंडेड यही है कि 10 मिलीग्राम हर रोज़ मेल के लिए, और फीमेल के लिए 8 मिलीग्राम हर रोज़ ये होना चाहिए डाइट में, ज़रूर शामिल होना चाहिए विटामिन ई, ताकि इसकी डेफिशिएंसी ना हो। तो ये रिकमेंडेड इसकी जो अलाउंस है हर रोज़ के हर रोज़ डे के लिए, वो ये है। हर एक जो वाइटामर है उसकी अपनी विटामिन ई एक्टिविटी है, कि वो विटामिन ई एक्टिविटी कितनी है हर एक की। तो जो इसमें अल्फा टोकोफिरोल था इसका विटामिन नंबर 1, तो उसकी बात करें तो उसकी है 1.5 आईयू, मतलब इंटरनेशनल यूनिट। ये विटामिन ई एक्टिविटी का यूनिट है। वैसे तो एंजाइम एक्टिविटी का यूनिट होता है इंटरनेशनल यूनिट, इसमें मेजर करते हैं कि एंजाइम कितने कितने अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है, कितने टाइम में, ये सब चीज़ें। तो उसमें ना हमने अब 1 ग्राम ऑफ अल्फा टोकोफिरोल जो है वो कन्वर्ट वो इसकी विटामिन ई एक्टिविटी 1.5 आईयू के बराबर है। मतलब इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस विटामिन की विटामिन ई एक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो ये इसलिए 1 आईयू का इस्तेमाल होगा। अगर इसकी सोर्सेज़ की बात की जाए तो ज़्यादा है वेजिटेबल ऑयल वगैरह या इस तरह की चीज़ें, ऑयल्स में सबसे ज़्यादा मौजूद होगा, क्योंकि एक फ़ैट है ना, तो इन ऑयल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये टोकोफिरोल्स वगैरह। तो ये वहाँ से आपको विटामिन ई मिलेगा ऑयल्स वगैरह में। बाकी मिल्क वगैरह और इन चीज़ों से भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल टाइप की चीज़ों से मिलेगा। अब बात कर लेते हैं विटामिन ई के बायोकेमिकल फंक्शंस के ऊपर। ROS, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़, ये कराते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वो कौन सी वाली, हमारे जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, पैथोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जो मसाइल पैदा करेगी। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ से जो ऑक्सीडेशन होती है ना, उसको प्रिवेंट करता है विटामिन ई। मतलब ये खुद आगे घुस जाता है आके, और ये कहता है कि ROS आके मेरी ऑक्सीडेशन कर लो, लेकिन बाकी जो हमारी बॉडी के जो सब्सटेंस है उनकी ऑक्सीडेशन ना करो। ROS से जो ऑक्सीडेशन होती है वो नॉन एंजाइमेटिक है, मतलब इसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते। जो एंजाइम के थ्रू ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेजेस वगैरह, डिहाइड्रोजनेजेस की, ये वो वाली ऑक्सीडेशन नहीं है, नॉन एंजाइमेटिक है, एंजाइम के बगैर होती है। तो ये उसको प्रिवेंट करता है, नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन को, बाय ROS। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, उनको ऑक्सीडाइज़ नहीं होने देता। अगर वो ऑक्सीडाइज़ हो जाएँगी तो पैथोलॉजिकल कंडीशन आएँगी बॉडी में। अब इस सारे सीन के अंदर ये सेलेनियम भी इसकी हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। ये सेलेनियम भी एंटीऑक्सीडेंट है, और ये सेलेनोसिस्टीन के तौर पर काफ़ी सारे एंजाइम्स के अंदर प्रेज़ेंट होता है। तो इसका भी सेम फंक्शन है। तो अगर आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी और आपकी सेलेनियम इनटेक ठीक है, तो तब भी आपको गुज़ारा चल सकता है, और अगर इसके उलट काम हो तो तब भी आपको गुज़ारा चलेगा। यानी विटामिन ई लेते रहो, सेलेनियम ना लो, तब भी चल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये सेलेनियम और विटामिन ई जो है ये तो मिलजुल कर काम करते हैं। बाकी मिलने जुलने की बात है जहाँ तक, विटामिन ए, सी, बीटा कैरोटीन, ये भी ऑक्सीडेशन करने एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। बीटा कैरोटीन भी ये विटामिन ए का ही डेरिवेटिव है। तो ये जो है ये सारे ये भी इसकी हेल्प ही करते हैं एक तरह से, क्योंकि इनका फंक्शन एक है ना, तो उस लिहाज से ये इसकी हेल्प करते हैं। अब लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं LDL, इनकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो उससे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है। तो ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट इस सेंस में करता है कि ये LDL की ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देता, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ तो दूर की बात हो जाती है। फिर हमारी आँखों का जो मोतिया होता है वो भी जो हमारी आँख का विट्रस ह्यूमर है, जो सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस, इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। तो ये उसको, वो मोतिया जो है कैटरैक्ट, उसको भी प्रिवेंट करता है ये विटामिन ई। उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, या आपकी आई के अंदर जो सब्सटेंस है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। इस सेंस में फिर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के रिजल्ट में कैंसर है, ऑक्सीडेशन की वजह से जो कैंसर होता है वो उसको भी प्रिवेंट कर देगा, कि आपकी हार्ट डिजीज़ेज़ को, कैटरैक्ट को, इन चीज़ों को नहीं होने देगा। जो डिजीज़ आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हैं, तो उनको ये प्रिवेंट करता है। अब सबसे ज़रूरी कि किसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी कि पॉली का मतलब बहुत सारी अनसैचुरेशन होगी, बहुत सारे डबल बॉन्ड होंगे फैटी एसिड्स के अंदर, तो ये उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। ये वाले आमतौर पर मेम्ब्रेन में होते हैं, हमारी जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह, इनके अंदर मौजूद होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये
इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता विटामिन ई। वो किस तरह नहीं होने देता, क्योंकि खुद आगे आके आ जाता है और कहता है कि मेरी ऑक्सीडेशन कर दो, इनकी ना करो। और वो जो इसका साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ था, वो उसको ये क्विनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्विनोन ग्रुप के अंदर वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन हट जाएगा ओ एच में से। वो इस तरह करके, इस पर पहले भी बात हो चुकी है कि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से हट जाएगा, निकल आएगा और ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएंगे, क्विनोन ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह ये ऑक्सीडेशन करता है अपनी। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बच जाते हैं ऑक्सीडेशन से। अब सेलेनियम का थोड़ा सा एक्शन और तरह से एंटीऑक्सीडेंट एक्शन, वो एज अ सेलेनोसिस्टीन एक एंजाइम में मौजूद होता है। सेलेनियम ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज एंजाइम है। वो फ्री रेडिकल्स जो है ना उनको ब्रेक डाउन करता है। फ्री रेडिकल जो ऑक्सीडेशन कराते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है वो एंजाइम ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज। तो सेलेनियम उसमें मौजूद होता है एज अ सेलेनोसिस्टीन अमाइनो एसिड के तौर पर मौजूद होता है उसमें। तो वो उस तरह प्रिवेंट करता है उस एंजाइम के थ्रू। इसमें कोई एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये खुद अपने आप को आगे पेश कर देगा सिपाही बन के, अपनी ऑक्सीडेशन कर देगा और बाकी जो है वो बच जाएंगे सब्सटेंस इसकी वजह से, इसकी कुर्बानी की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है। फिर ये रेड ब्लड सेल का जो हेमोलिसिस होता है, रेड ब्लड सेल का हेमोलिसिस भी हो सकता है फ्री रेडिकल्स की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, और या इसकी मेम्ब्रेन अगर कमज़ोर हो जाएगी तो ये इसके हेमोलिसिस को भी प्रिवेंट करता है। ये विटामिन ई इसको हिमोलाइज नहीं होने देता, फटने नहीं देता। अगर विटामिन ई नहीं होगा तो ये इसकी वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये जो फ्री रेडिकल्स वगैरह हैं जिनको ख़त्म करना है विटामिन ई ने अपनी कुर्बानी देनी है जिनके आगे आकर, उनको ख़त्म कर देना है, वो काम नहीं हो पाएगा। वो फ्री रेडिकल्स आरबीसी तक पहुंच जाएंगे, आरओएस जो भी हैं, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशी, फ्री रेडिकल उसमें आ जाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो चीज़ें आके इसको हिमोलाइज कर देंगी। तो इस सेंस में क्या हिमोलिसिस को भी प्रिवेंट कर रहा है एक तरह से। फिर आ जाता है कोएंजाइम क्यू, इसकी भी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ये जो है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 तक लेके जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसकी भी हाइपर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। इसकी ऑक्सीडेशन तो हो रही होती है जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, कोएंजाइम क्यू जो है उसको दे रहा है एंजाइम, कॉम्प्लेक्स 2 को देता है कॉम्प्लेक्स 1 से लेके। तो ये उसकी हाइपर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता कि इसका स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाए। वो वाली ऑक्सीडेशन इसकी प्रिवेंट करता है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है उस सेंस में कोएंजाइम क्यू को। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए भी उस सेंस में ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ जिस पे हमने पहले भी बात की थी, रिप्रोडक्शन, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर इसे क्यों कहा जाता है, कि जो रिप्रोडक्टिव जर्मिनल एपिथेलियम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसेप्टर होते हैं आरओएस के लिए, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशी के लिए। तो ज़ाहिर बात है वो आएंगे तो इनके पास तो बहुत रिसेप्टर है जर्मिनल एपिथेलियम के, वो तो इन्हीं के पास आएगा ज़रूर रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशी, और इसको तबाह बर्बाद करेगा। तो विटामिन ई बहुत नेसेसरी हो जाता है यहाँ पर, तो बहुत ही ज़रूरी है स्पेशली इसके लिए। जैसे ही विटामिन ई ने जाना है ना, सबसे पहले तबाही इसकी उतरेगी, क्योंकि ये आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशी ने आकर इसी को टारगेट कर लेना है। तो जो रिप्रोडक्टिव जर्मिनल एपिथेलियम है जिन्होंने आगे स्पर्म या एग बनाने हैं, तो उनको सबसे पहले टारगेट किया जाता है जब भी विटामिन ई डेफिशिएंसी होगी। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का शिकार ये होंगे, तो इनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है विटामिन ई। बाकी इसके चंद और भी फंक्शंस हैं हीम सिंथेसिस के अंदर। हीम का सिंथेसिस, अब इसमें दो एंजाइम है, ए एल ए सिंथेज और ए एल ए डिहाइड्रेटेज। अब ये ए एल ए क्या है, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। ये हीम सिंथेसिस के अंदर एक इंटरमीडिएट अपीयर होता है। तो ये इन दोनों एंजाइम को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो इस सेंस में कि हीम सिंथेसिस को भी प्रोमोट कर रहा है विटामिन ई। फिर इसका और कुछ फंक्शन आ जाता है ऑक्सीडेटिव पावर है, एंटी ऑक्सीडेटिव पावर विटामिन सी से कम होती है, तो विटामिन ए से ज़्यादा होती है। तो मतलब ये आपको एक सेंस में ना विटामिन ए को भी बचा लेता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, लेकिन विटामिन सी को नहीं बचा सकता क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट पावर उससे कम है। और विटामिन जो ये ए है ये तो इन इन दोनों को नहीं बचा सकेगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, उसकी सबसे कम एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। फिर अगली आ जाता है कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के अंदर, उसको भी ये प्रोमोट करता है, यानी आरएनए या डीएनए का सिंथेसिस है उसको भी ये प्रोमोट करता है। बाकी अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। किस तरह बढ़ाता है, उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की गई तो उसमें यही कहा गया कि विटामिन ई भी हार्मोन लाइक एक्शन करता है। ये सेल्स के अंदर जाके जो अमाइनो एसिड रिसेप्टर्स होते हैं उनको, ये ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं अमाइनो एसिड के लिए कैरियर्स, उनको ये उनके जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है उसको बढ़ा देता है ताकि वो बहुत ज़्यादा हो जाए चैनल कैरियर, तो अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट बढ़ जाए। ये एक रिसर्च है, इसमें विटामिन ई का हार्मोन लाइक एक्शन इस पर बात की गई है। तो वैसे तो इसकी हमने जहाँ भी देखा है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, ये एक्टिवेट ही कर रहा है किसी चीज़ को, प्रमोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये इस
हार्मोन लाइक एक्शन भी आ जाता है इसका थोड़ा सा, पर ये एक हाइपोथेसिस सही है, मतलब इस पर रिसर्च अभी है जारी है। बाकी मसल के अंदर एक होता है कंपाउंड क्रिएटिन, क्रिएटिन फास्फोक्रिएटिन कन्वर्ट होते रहते हैं, और ये फास्फोरस क्रिएटिन के साथ लगता रहता है, और वो आकर वो फास्फोरस यहाँ इसके साथ लगता है, फास्फोक्रिएटिन बनता है, और ये एटीपी और एडीपी के साथ ये चक्कर चलता रहता है इसका, कि क्रिएटिन जो है वो अपना फॉस्फेट है एडीपी को देगा, एटीपी बन जाएगा, और फिर वही जब एटीपी यूज़ होगा वो फॉस्फेट इसके साथ लग जाएगा आगे, फास्फोक्रिएटिन और एडीपी, मतलब ये क्रिएटिन एक एनर्जी बफर सा चल रहा होता है, एनर्जी साइकिल इसका, और ये मसल में काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि मसल में बार बार एनर्जी चाहिए होती है, और फास्ट आपको चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी, जल्दी जल्दी चाहिए होती है एनर्जी, तो इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बन के आए, वो जल्दी से फ़ौरन इससे फास्फोक्रिएटिन से फॉस्फेट पकड़ता है एडीपी, और एटीपी बना देता है जल्दी जल्दी से। तो इसके भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए ना ये ज़रूरी है। तो ये अगर ये भी कंटिन्यूसली ऑक्सीडाइज भी होता रहता है ना, तो ये विटामिन ई जब होगा तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, और इसकी स्टोरेज रहेगी मसल में ज़्यादा टाइम के लिए। बाकी लिवर को ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे जो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ हैं, इनसे भी लिवर की बचत करता है काफ़ी ज़्यादा। कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी डेफिशिएंसी के ऊपर। इसकी डेफिशिएंसी में सबसे पहली बात तो स्टेरिलिटी, क्योंकि जब ये डेफिशिएंट होगा तो रिप्रोडक्टिव जो जर्मिनल एपिथेलियम है उस पर तो अटैक करना है ऑक्सीडेटिव स्पीशीज ने, तो स्टेरिलिटी तो पक्की है, होनी ही होनी है। बाकी इसमें मसल एट्रोफी है, मतलब मसल की डिस्ट्रक्शन होगी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, और क्रिएटिन जो है इसके अंदर वो भी डिस्ट्रॉय होगा, तो मसल की भी एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी भी सही नहीं होगी। फिर अगली चीज़ इसमें आ जाती है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। अब मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया क्यों होता है? बिकॉज हमने अभी बात की है कि ये डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। अब जब ये विटामिन ई नहीं होगा तो डीएनए की सिंथेसिस जो है वो इम्पेयर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ना ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन कुछ नहीं हो पाएगा, और डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं हो सकेगी। अब डीएनए रेप्लिकेशन जब आरबीसी बन रहा होता है ना एरिथ्रोब्लास्ट से एरिथ्रोसाइट की स्टेज में जा रहा होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अब इसके दौरान ये होगा कि डीएनए जब सिंथेसाइज, अब सेल जो है वो G2 फेज़ के अंदर होता है, G2 फेज़ के अंदर ही रह जाता है, वो माइटोटिक फेज़ में डिवाइडिंग फेज़ में जा ही नहीं सकता, और उसका साइज़ बस इंक्रीज़ होता रहता है, और वो डिवाइड नहीं हो पाता, ना डिवाइड हो पाएगा, ना डिफरेंशिएशन उसकी हो पाएगी, ना वो मतलब एरिथ्रोब्लास्ट बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर हीम सिंथेसिस होता जाएगा, हीम सिंथेसिस भी बल्कि सही नहीं होगा, क्योंकि उसको भी ALA सिंथेज और डिहाइड्रेटेज उनको भी एक्टिवेट कर रहा है ये विटामिन ई, हीम सिंथेसिस भी ठीक नहीं हो रहा होगा, और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होगा आरबीसी का, तो बड़े बड़े और अजीब से अनडिफरेंशिएटेड से आरबीसी बन जाएंगे, तो वो मेगैलोब्लास्ट उनको कहते हैं। तो ये मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया इस तरह कॉज कर रहा है, पूरा इसकी ये प्रोसेस है। कुछ फिर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होंगे, क्योंकि नर्व की मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी होता है, और नर्व की जो होती है मेम्ब्रेन, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, तो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट तो पक्के होने ही हैं। और रेटिनोपैथी भी होनी है, रेटिना के वो इस सेंस में होनी है कि विटामिन ए जो है, जब विटामिन ई नहीं होगा तो विटामिन ए को जो ऑक्सीडेशन से बचा रहा होता है वो ये हो रहा, ये उसको एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई, तो ये उसको नहीं बचा पाएगा, तो उसके फंक्शन होता है ब्लाइंडनेस, और ये विजन के साथ है, जब वो विजन वाला फंक्शन सही नहीं होगा तो रेटिनोपैथीज भी हो सकती हैं उसमें। और बाकी इसकी सबसे जो स्पेशल बात है, ख़ास बात है, और एक इसमें सिम्टम है इसका रह गया, आरबीसी फ्रेजाइल हो जाते हैं, बहुत वीक होते हैं, क्योंकि उनका हिमोलिसिस बहुत आसान हो जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ आके आराम से उसको हिमोलिसिस कर सकती हैं, उसकी मेम्ब्रेन बड़ी कमज़ोर हो जाती है। उसके लिए हम वो एक इसका टेस्ट करते होते हैं, उस मोलैरिटी का टेस्ट करते हैं, टोनिसिटी को चेक करने के लिए उसको वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन वगैरह में रख के वो चेक करते हैं, पर वो इतनी ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। और सबसे जो ख़ास बात है कि ये लीस्ट टॉक्सिक विटामिन है, फैट सॉल्युबल नॉर्मली जो है वो बॉडी में स्टोर हो के जमा हो के ये टॉक्सिक होते हैं, लेकिन इसकी ये बात है कि इतना टॉक्सिक नहीं है, ये जब ज़्यादा अमाउंट में जमा भी हो जाए तो इतनी प्रॉब्लम काज नहीं करता ये। अब बाकी आप विटामिन डी वगैरह को ले लें तो वो तो फिर तबाही डाल देते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो इसकी इतनी सी बात थी विटामिन ई के बारे में, बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।